नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिसीमा अधिनियम 1963 के बारे में। यदि आप किसी भी न्यायिक सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जूनियर लीगल ऑफिसर या फिर एपीयू की, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, हम आपको बताएंगे कि परिसीमा अधिनियम को किस प्रकार एक बार में पढ़ें कि वो आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। बार बार उसको पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, मैं इस तरीके से आज आपको परिसीमा अधिनियम के बारे में बताऊंगा कि आपको भविष्य में सिर्फ एक्ट पर ध्यान देखते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सी सेक्शन क्या बात कह रही है। देखिए, शुरू करते हैं तो फिर संक्षिप्त परिचय के साथ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे परिचय में, क्योंकि सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसके परिचय में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है। परिसीमा अधिनियम 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963। देखिए, ये एक्ट कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1964 को, 1964 को। तो 1964 को लागू होने से पहले क्या कोई एक्ट लिमिटेशन के बारे में कोई एक्ट नहीं था क्या? इस एक्ट बनने से पहले ऐसा कौन सा एक्ट था, या फिर किस तरीके से लिमिटेशन न्यायालयों में लागू की जाती थी परिसीमा? तो आप सबके लिए बता दूं कि इस एक्ट से पहले भारतीय परिसीमा अधिनियम था। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 था। उस 1908 के अधिनियम के अनुसार परिसीमा का लागू होता था। फिर अरस्तु विधि आयोग ने उसकी सिफारिशों पर 1908 का जो एक्ट था उसको रद्द कर दिया और उसके स्थान पर परिसीमा अधिनियम 1964 लाया गया। अब देखिए, इस एक्ट में सेक्शन पर नज़र डालने से पहले हम बताएंगे कि ये एक्ट मूल रूप से क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा है, किस प्रकार की विधि है, इसके बारे में, परिचय के बारे में। एक एग्जाम में पूछा गया था, लॉ से रिलेटेड एग्जाम में, विजिलेंटिबस एट नॉन डोरमेंटिबस जूरा सब वेनिएंट, ये लीगल टर्म्स है, ये क्या कहती है? तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि विधि है वो जागरूक की सहायता करती है, न कि सुसुप्त की। यानी ऐसे लोग जो आलसी हैं उनके लिए परिसीमा अधिनियम सहायता नहीं करती है। जागरूक लोग होंगे उस लोगों की सहायता करती है। इस बात को हम ऐसे जानते हैं क्योंकि इसमें परिसीमा है। हर परिसीमा क्या है कि किसी वाद, अपील या आवेदन को आपको निश्चित सीमा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं किया है प्रस्तुत तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। तो परिसीमा के बारे में आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि किस वाद के लिए कितनी परिसीमा है। अगर आप जागरूक नहीं रहे, आलसी रह गए, तो फिर आप अपना वाद पेश प्रस्तुत करने का अधिकार है वो खो बैठेंगे। देखिए, अब पहला पॉइंट तो इसलिए आप ये लिख लीजिए, सब एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सकता है किसी भी एग्जाम में आए ये लीगल मैगजीन, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कहती है। दूसरा नियम, दूसरे के बारे में बात करेंगे कि प्रक्रिया विधि, प्रोसीजरल लॉ है। परिसीमा विधि जो अधिनियम है वो एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रिया विधि। अब विधि कितनी प्रकार की होती है आप सबको पता है। विधि 2 प्रकार की, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल, मौलिक विधि और मूल विधि दोनों कहा जा सकता है, और एक है प्रक्रिया विधि। तो भारतीय जो ये परिसीमा अधिनियम है ये प्रक्रिया विधि का भाग है। अब ये तो प्रक्रिया विधि जो प्रक्रिया का निर्धारण करती है। तो मूल विधि किसे कहते हैं? सब लोगों को पता होगा कि मूल विधि वो है जो उस विधि में अधिकार और दायित्व के बारे में निर्धारण किया गया है कि आपका क्या अधिकार है। जैसे भारतीय दंड संहिता आपके अधिकारों के बारे में बताता है, तो वो मूल विधि है। लेकिन परिसीमा अधिनियम है वो प्रक्रिया विधि है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो भी प्रक्रिया विधि है। अब मैं आपको बता दूं, इस एक्ट में एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये संपूर्ण एक्ट अगर बारे में पूछा जाए कि किस प्रकार की विधि है तो प्रक्रिया विधि है। लेकिन एक न्यायिक सेवा के परीक्षा में, सिविल जज के एग्जाम में पूछा था कि परिसीमा अधिनियम की धारा 27, सेक्शन 27 किस विधि का भाग है? अधिकांश छात्र है वो प्रक्रिया विधि पढ़ा था उन्होंने कि परिसीमा अधिनियम प्रक्रिया विधि का भाग है, इसलिए वो सारा टिक करके आए कि ये प्रक्रिया विधि का भाग है। जबकि सेक्शन 27
ये अपवाद है, वो आपको किसी प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता है, वो आपके अधिकार के बारे में निर्धारण करता है। इसलिए सेक्शन 27 सब्सटेंटिव लॉ है, मौलिक विधि का भाग है। आपको स्पष्ट रूप से ध्यान होना चाहिए कि परिसीमा अधिनियम की धारा 27 मूल विधि का भाग है, वो प्रक्रिया विधि का हिस्सा नहीं है। अब अगली बात करते हैं, भूतलक्षी विधि है और परिसीमा अधिनियम देशीय विधि है, लेक्स फोरी। ये ध्यान होना चाहिए, देशीय विधि है, लेक्स फोरी। अब देशीय विधि लेक्स फोरी है क्या? देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर कार्रवाई की जाती है उस स्थान पर उसी स्थान की विधि लागू होती है, उसे कहते हैं लेक्स फोरी। यानी मान लो आप लोगों दोनों लोगों ने, किसी दो लोगों ने मिलकर कोई करार किया एक संविदा की, और उस संविदा में आपके तालमेल नहीं बैठा तो आपने न्यायालय का रुख किया। अब तो न्यायालय, जिस न्यायालय में आप, जैसे भारत के किसी न्यायालय में आप संविदा के पालन के लिए आपने वाद प्रस्तुत किया तो भारत की विधि लागू होगी, परिसीमा विधि। भले ही वो आपने संविदा कहीं अन्य देश में की हो, लेकिन अगर भारत की न्यायालय में आप कार्रवाई चाहते हो तो भारत की परिसीमा विधि लागू होगी। वही अगर संविदा आपने मान लो भारत में की हो लेकिन इंग्लैंड चली गए और फिर आपने वहीं पर स्टार्ट कर दिया रहना, और फिर वहाँ आप चाहते हो कि संविदा का पालन न्यायालय, उस वहाँ के न्यायालय के अनुसार करवाना चाहते हो, तो फिर ये विधि भारतीय परिसीमा अधिनियम है वो वहाँ पर लागू नहीं होगी, वहाँ पर उस देश की विधि लागू होगी। यानी जिस स्थान पर कार्रवाई की जा रही है उस स्थान की विधि लागू होती है, उसे लेक्स फोरी कहते हैं, देशीय विधि। अब देखिए, नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं कि ये पक्षकारों के विकल्प पर आधारित नहीं है। पक्षकारों के विकल्प पर कैसे? पक्षकार मतलब यदि अपन संविदा करते हैं तो संविदा का दो पक्षकार की आवश्यकता होती है, तभी संविदा का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं। तो आपने और हमने मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने ये बात लिख दी कि इसकी बात है वो परिसीमा उसके अंदर अपन ने अपने हिसाब से जोड़ दी कि इस संविदा का निर्माण है वो अपनी परिसीमा विधि के अधिनियम के अनुसार चलेगा। मतलब उन्होंने कह दिया कि या 3 वर्ष नहीं, भले परिसीमा अधिनियम में 3 वर्ष है लेकिन आप कह रहे हो कि हम इसको 5 वर्ष मानेंगे। तो इस प्रकार का अगर आप दोनों पक्षकारों ने कोई परिसीमा की बात को लेकर कोई करार किया है, कोई संविदा की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और संविदा वॉइड है, शून्य है, उसको लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि परिसीमा विधि अपने आप में संपूर्ण विधि है, ध्यान रखें, संपूर्ण विधि है, इसलिए आप इसके बारे में, परिसीमा के बारे में करार नहीं कर सकते, इसलिए ये पक्षकारों के विकल्प पर आधारित नहीं है। अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे कि अधिकार को समाप्त करती है, केवल उसके अधिकार को समाप्त नहीं करती है, केवल उसके उपचार को बाधित करती है। यानी परिसीमा विधि है वो आपके अधिकार जो है उसको समाप्त नहीं करती है, आपके उपचार को, रेमिडीज जो होती है कि न्यायालय से आप क्या उपचार लेना चाह रहे थे, उसको बाधित करती है। देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इसको समझाऊंगा कि मान लो मैंने आपको एक चेक दिया कि 10,000 रुपये का चेक है, आप इस चेक, ये आप मेरे मांग रहे थे, मैंने 10,000 रुपये का आपको एक चेक दिया। अब वो आपने चेक लेकर एक बक्से में रख दिया, तिजोरी में डाक लॉक लगा लिया। आपने 3 साल बाद आपने चेक देखा, आप मेरे पैसे मांग रहे थे, मैंने आपको चेक दिया था, लेकिन आप बैंक में उस चेक को नहीं लगाया और आपने एक बक्से में बंद कर दिया और वो चेक आपके पास पड़ा रहा। अब क्या हुआ? क्या उस चेक का भुगतान आप न्यायालय के माध्यम से करवा सकते हो? बैंक में तो लगा नहीं सकोगे, क्योंकि उसकी जो परिसीमा 3 माह का समय था, जो डेट लिखी हुई थी, उससे आप उस चेक है वो नहीं लग सकता। तो अब क्या करोगे? न्यायालय का दरवाजा खटखटाओगे, न्यायालय आपके उपचार को बाधित कर देगी, मना करेगी कि आप लिमिटेशन क्रॉस कर चुके हो और इस कारण है वो आपको ये उपचार नहीं मिलेगा। तो उपचार नहीं मिलेगा मतलब न्यायालय ये नहीं कह रहा है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप मेरे अंदर अभी भी जो मैंने आपको चेक दिया था 10,000 रुपये का, वो पैसों की मांग अभी भी करते हो अधिकार के रूप में। आप जब भी मुझसे मिलो कह सकते हो कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए थे, उसका भुगतान कब कर रहे हो। तो मान लो मैंने फिर वो आपको आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद मैंने आपको 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया। अब जब बाद में मुझे पता चलता है, मुझे उस विधि के बारे में पता नहीं था, मुझे बताया जाता है कि अगर आपने उसको 3 वर्ष पूर्व चेक दिया था तो आपको उसको पैसे देने की कतई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो कोर्ट के माध्यम से भी वो आपके पैसे नहीं ले सकता था।
तो क्या मैं उससे ये दावा कर सकता हूँ कि मैंने आपको जो पैसे दिए वो आप लेने के हकदार नहीं हो? नहीं, उसको पैसे लेने का हकदार है, क्योंकि परिसीमा अधिनियम है वो सिर्फ उपचार को बाधित करती है, अधिकार को समाप्त नहीं करती। आपका अधिकार अभी भी बना हुआ है जब तक कि आपको पैसे नहीं मिल जाते। आगे हम बात करेंगे कि ये सामान्य विधि है। सामान्य विधि सीधी सी बात है कि अगर किसी विशेष विधि में जो भी कोई स्पेशल लॉ है, अगर उसमें कोई परिसीमा के बारे में प्रावधान किया गया है तो वहाँ पर ये परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होगा। बात कर लूँ कि सीआरपीसी की सेक्शन 167, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी मामले में 60 दिन और 90 दिन की परिसीमा, ऐसे कई स्पेशल लॉज हैं जिसमें अपनी परिसीमा उस लॉज में पहले से ही निर्धारित की हुई है कि इस प्रकार से इसकी परिसीमा ये होगी। तो जहाँ जिस स्पेशल लॉ में कोई विशेष परिसीमा का प्रावधान किया गया है तो वहाँ पर ये परिसीमा अधिनियम उस पर प्रभावी लागू नहीं होगी। वहाँ पर उस स्पेशल लॉ में जो भी परिसीमा लिमिटेशन मेंशन है उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, न कि परिसीमा विधि के अनुसार। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पूछा हुआ था। सिर्फ वही मामले में बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, सहायक साबित हो। शंभूलाल बनाम स्टेट ऑफ बिहार, इसमें यह कहा था कि अगर किसी स्पेशल लॉ में पहले से ही कोई परिसीमा के बारे में प्रोविज़न है तो उस पर है वो परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होगा। तो साथियों, ये था संक्षिप्त परिचय। आप इन बिंदुओं की सहायता से आप जान पाएंगे कि परिसीमा विधि आखिर ये जो अधिनियम है वो आखिर क्या कहना चाह रहा है और आप उसको कैसे समझेंगे। इससे पहले कौन सी विधि लागू थी? परिसीमा अधिनियम 1908 थी, रद्द कर दी गई। फिर 1964 को लागू, ये 63 को लाया, जो कि 1 जनवरी 1964 को लागू हुई। उसके बाद ये एक मैगजीम है, ये कहती है कि आलसी लोगों की कतई सहायता नहीं करती है परिसीमा, आपको हमेशा जागते रहना चाहिए। और ये प्रोसीजरल लॉ है, एक्सेप्शन है, सेक्शन 27 सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, मूल विधि का भाग है, क्योंकि वो अधिकार और दायित्व का निर्धारण करता है। भूतलक्षी विधि है, लेक्स फोरी है। पक्षकारों के विकल्प पर आप दो पक्षकार ये कतई तय नहीं कर सकते कि लिमिटेशन किसी मामले में क्या होगी। शून्य है, अधिकार को समाप्त नहीं करती है, अधिकार आपका बना रहता है भले लिमिटेशन क्रॉस हो जाए। फिर ये सामान्य विधि है, मतलब विशेष विधि में प्रावधान है तो ये उस पर अधिभावी लागू नहीं होगी, जो विशेष विधि में प्रोविजन है वो लागू होंगे। संक्षिप्त परिचय में आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। मुख्य परीक्षा के ये बिंदु है, कुछ किस प्रकार की विधि है, प्री में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। अब हम आगे बात करेंगे सेक्शन, कितने सेक्शन हैं सबको पता है, नहीं है तो देख लेना, कितने भाग हैं और प्रत्येक इसका जो डेफिनेशन क्लोज है वो क्या कहता है। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप विधि के छात्र हैं तो जब तक कोई भी शब्द या कोई भी डेफिनेशन आपको पूर्णतया समझ में नहीं आती, देखो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको पूर्णतया समझ में नहीं आती है कि वो डेफिनेशन आखिर में क्या कहना चाह रहा है, वो शब्द उसका वास्तविक अर्थ क्या है, तब तक आपको लॉ समझ में नहीं आएगी। सबको पता है कि लॉ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो काफ़ी क्लिष्ट है, टिपिकल लैंग्वेज है। उसको समझने के लिए आपको कई एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है, आपको आसान भाषा में समझने की ज़रूरत पड़ती है, और आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी और नहीं इस विधि की आसान भाषा है। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो एक्ट या जो सेक्शन आप मेरे से पढ़ोगे, उस सेक्शन के बारे में आपको दोबारा कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन क्लोज में हम ये आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि लिमिटेशन एक्ट ही नहीं, अन्य एक्ट भी किस तरीके से पढ़ें ताकि आपको आसानी से सफलता प्राप्त हो सके और बिल्कुल आपकी वो बात है वो दिमाग में बैठ जाए।